नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, अफगानिस्तान के हालात देश के लिए है बड़ा खतरा। अफगानिस्तान के हालात को बेहद नाजुक बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि वहां के हालात सीधे तौर पर भारत के लिए खतरा है। यह बेहद जरूरी है कि अफगानी जमीन से आतंकवाद नहीं होने देने के अपने वादे पर तालिबान कायम रहे। उसके इस वादे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर हुई चर्चा में कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निजी लाभ के लोभ से ऊपर उठकर अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े होने की अपील की है ताकि इस देश के लोग शांति, स्थिरता और सुरक्षा के साथ जी सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान का करीबी पड़ोसी और वहां के लोगों का मित्र होने के नाते वहां के मौजूदा हालात सीधे तौर पर भारत के लिए भी खतरा है। वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए तो अनिश्चितता है कि पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में निर्मित आधारभूत ढांचों और इमारतों के लिए भी यह अनिश्चितता का समय है। राकांपा प्रमुख शरद पवार का कांग्रेस पर तंज, कहा पुराने दिन बीत चुके, अब वास्तविकता करें स्वीकार। शरद पवार ने महाराष्ट्र में राकांपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर तंज कसा है। राकांपा अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मान लेना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब उनका बोलबाला नहीं रहा, जैसा कि एक जमाने में हुआ करता था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पवार ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वास्तविकता स्वीकार कर लेने का सुझाव भी दिया। एक निजी मीडिया समूह से बात करते हुए राकांपा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि एक दौर था जब कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक सत्ता में थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। इस हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस एक बार जब मानसिक रूप से इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगी तो अन्य विपक्षी पार्टियों से उसकी नजदीकियां बढ़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब नेतृत्व का सवाल आता है तो कांग्रेस के हमारे सहयोगी इसके लिए तैयार भी नहीं होते कि वे किसी दूसरे विकल्प पर विचार करें। दरअसल इस बातचीत में पवार से कहा गया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को विपक्ष का संयुक्त चेहरा बनाने की चर्चा चली तो वहां कांग्रेस के लोगों ने कहा कि उनके पास राहुल गांधी हैं। किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए राज्य के साथ मिलकर कर रहे काम, नरेंद्र सिंह तोमर। 10 महीने से जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम विश्व स्तर पर शीर्ष कृषि उत्पादक देशों में से हैं। केंद्र ने फैसला किया है कि हमारी नीतियां किसान की आय पर केंद्रित होगी। इसके लिए पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य को 2022 तक अपनी आय दोगुनी करने के लिए किसानों के साथ काम करना चाहिए। सरकार रोज नई घोषणाओं से उन्हें यह भरोसा दिला रही है कि किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। बुधवार को मोदी सरकार ने रबी की फसल की एसएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कई फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सीएए कानून को रद्द करने की उठी मांग, तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग उठाई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया है। विधानसभा में सीएए के खिलाफ लाए
लाए गए प्रस्ताव पर बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम शरणार्थियों के साथ उनकी धार्मिक संबद्धता और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करने के लिए बनाया गया था, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री के स्टालिन ने कहा कि धर्म नागरिकता पाने का आधार नहीं है और धार्मिक आधार पर कोई कानून नहीं लाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सीएए श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ है। स्टालिन ने कहा कि शरणार्थियों को इंसानों की तरह देखा जाना चाहिए और क्या ऐसे कानून की जरूरत है जब लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हों। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में एक और केस दर्ज, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप। बाराबंकी में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर बाराबंकी में एक जनसभा में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप है। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी और आयोजक मंडल के खिलाफ इससे पहले भी बाराबंकी के नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इससे पहले ओवैसी पर बिना अनुमति के जनसभा करने व धार्मिक भावनाओं को भड़काने धारा 144 व कोविड-19 एवं महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया था। ओवैसी पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौर पर हैं। रामनगरी अयोध्या से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए ओवैसी सुल्तानपुर फिर बाराबंकी पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक ओवैसी को बाराबंकी के नगर के मोहल्ला कटार में चौधरी फैज उर रहमान के घर चाय नाश्ता की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा मंच से ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर भी टिप्पणी की। सीएम धामी की घोषणा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे, सरकार से सब्सिडी लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में खरीदे गए पहले 5,000 निजी 2 पहिया वाहनों के प्रति वाहन 7,500 रुपए और 1,000 निजी 4 पहिया वाहनों पर प्रति वाहन 50,000 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बृहस्पतिवार को हिमालय दिवस पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निजी इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की खरीद पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह प्रोत्साहन राशि देगा। 2 पहिया वाहनों के लिए वाहन मूल्य का 10% या 7,500 रुपए जो भी कम हो और 4 पहिया वाहनों के लिए वाहन के मूल्य का 5% अथवा 50,000 जो भी कम हो दे दिया जाएगा। प्रोत्साहन की धनराशि बैंक एडेड सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक व वित्तीय संस्थाओं या डीलर को उपलब्ध कराई जाएगी। नारायण राणे ने महाराष्ट्र सरकार को बताया हिंदू विरोध, कहा हिंदुओं के त्योहार पर ही शक्ति याद आती है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में रहे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझकर फेस्टिव सीजन के समय ही प्रतिबंधों को कड़ा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार हिंदू विरोध हो चुकी है और जानबूझकर हिंदुओं के त्योहार के समय ही पाबंदी के बारे में सोचती है। नारायण राणे ने कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना अब बदल चुकी है। जिस दिन बीजेपी ने उनसे नाता तोड़ा था तभी से शिवसेना के अंदर का हिंदुत्व खत्म हो गया है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के आते ही राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया है। सरकार ने बप्पा के दर्शन के लिए लोगों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन का ही विकल्प दिया है। साथ ही सरकार ने गणेश महोत्सव के दौरान जुलूस या फिर यात्रा निकालने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है और कहा है कि भक्तों को सिर्फ पंडाल से ऑनलाइन दर्शन की ही अनुमति होगी। मुख्तार अंसारी को ओवैसी ने दिया ऑफर, बोले जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां का टिकट ले। बसपा सुप्रीमो मायावती के मुख्तार अंसारी को टिकट देने से इनकार के बाद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें खुला ऑफर दे दिया है। आज तक की खबर के मुताबिक ओवैसी ने कहा है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां का टिकट वे उनकी पार्टी से ले सकते हैं। बता दें, भाजपा सुप्रीमो मायावती ने मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। भाजपा ने मऊ से भीम राजभर को चुनाव लड़ने का टिकट दिया है। मायावती ने शुक्रवार को कहा, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयासी होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। राजनीति में आने के सवाल पर कंगना रनौत की हाँ, बताए कब करेंगी एंट्री। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुख्य भूमिका वाली फिल्म थलाइवे आज रिलीज हुई है। इस फिल्म में कंगना ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता का रोल किया है। पर्दे के अलावा भी कंगना राजनीति को लेकर बात करती रहती हैं। बीजेपी के पक्ष में अक्सर ही उनके बयान आते रहते हैं। ऐसे में फिल्म के बारे में बात करने के दौरान कंगना से उनके राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राजनीति में आएंगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो राजनीति में एंट्री तभी लेंगी जब लोग चाहेंगे। दिल्ली में गुरुवार को कंगना ने थलाइवे फिल्म को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कंगना से राजनीति में एंट्री करने को लेकर हुए सवाल पर कहा, मैं नेता बन सकती हूं या नहीं यह मेरे हाथ में नहीं है। इसके लिए लोगों के समर्थन की जरूरत होगी। लोगों के बिना आप कोई छोटा सा चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। भविष्य में अगर लोग चाहें और मुझे चुनेंगे तो मैं निश्चित रूप से राजनीति में आना पसंद करूंगी। अब जानते हैं सराफा बाजार का। सराफा बाजार में सोने के दाम में 182 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,282 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 1145 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। जानते हैं मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, यूपी एमपी बिहार सहित इन राज्यों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में आज सुबह हल्की बारिश देखी गई है। दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में शाम को रिमझिम बारिश हुई। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में रिमझिम बारिश देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा और यूपी में भी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया अगले 12 घंटे के दौरान दिल्ली के अधिकतर इलाकों में 2 सेमी तक बारिश हो सकती है। वहीं इनमें से कुछ जगहों पर 3-5 सेमी की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।